चलो शुरू करेंगे हम लोग हमारी क्लास। हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के परिवार पार्थ अकेडमी, और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं फाउंडेशन रक्षा के। आप सभी जानते हैं कल मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 29 पढ़ाया था और प्रैक्टिस सेट नंबर 30 में आप सभी का स्वागत करूंगा। मैं मान के चलूंगा इससे पहले मैंने आप लोगों को जितने भी प्रैक्टिस सेट पढ़ाए होंगे, यदि आप लोगों का सपना है 2025 में भारतीय सेना में जाने, अपने सपने को पूरा करने का, तो आप लोगों ने उनको लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे और आज की क्लास में आप सभी रिवीजन करके आए होंगे। और ध्यान रहे यहां पर मैं बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहा हूं। यदि कोई भी विद्यार्थी जो हमसे जुड़ना चाहता है, खासकर पार्थ अकेडमी देवास में आना चाहता है, तो उसके लिए हम लोगों ने भारतीय सेना में ऑफलाइन प्रैक्टिस या ऑफलाइन थ्योरी क्लास होगी, ये कंप्लीट बैच आप लोगों को देखने को मिलेगी। यदि आप लोग 2025 में अंतिम रूप से भारतीय सेना में जाना चाहते हैं और अपने सपने को पूरा साकार करना चाहते हैं और एक ही बार में बिल्कुल आराम से और कंफर्टेबल रूप में भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, तो ये फाउंडेशन रिटर्न बेच होगा। ये फाउंडेशन रक्षक बेच आपके लिए। यदि आप लोग जाना चाहते हैं तो पार्थ अकेडमी देवास में ऑफलाइन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 30 की बात करेंगे हम लोग और बढ़ेंगे होमवर्क के पहले वाले सवाल के साथ, जो आप लोगों को दिया गया था। पहला सवाल जो है आप लोगों को कल दिया गया था और सवाल आप लोगों से सवाल पूछ लिया गया था कि श्री, देखिएगा सवाल हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहां पर देखने को मिलेगा। तो आप सभी जानते हैं कि श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय हम लोगों को भारत के केरल राज्यों में देखने को मिला। और आप सभी जानते होंगे केरल राज्य में ही हमें आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म देखने को मिला। शंकराचार्य जी के बारे में आप लोगों को याद होगा, जब भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है तो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात ही आदि गुरु शंकराचार्य जी को कहा गया, यानी जिन्हीं के मार्गदर्शन में दक्षिण भारत में पहली बार भक्ति आंदोलन हमें देखने को मिला। और वही भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। तो 9वीं जो शताब्दी के तौर में हमें दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन देखने को मिला। तो अगर आप लोगों से इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए या यदि आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भक्ति आंदोलन के सूत्रपात किन व्यक्ति को कहा जाता है, तो वो आदि गुरु शंकराचार्य जी को कहा गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन अगर सेना में इतना डिप्थ में नहीं आएगा तो ऐसा फैक्ट बनाकर वो आप लोगों से जरूर पूछ लेगा। तो ये पहले वाले सवाल का राइट आंसर देखने को मिला। आप बढ़ेंगे आज की क्लास के हम लोग पहले प्रश्नों के साथ में, और पहला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान कब यहां पर आप लोगों का अंगीकार किया गया था। देखो, यदि आप लोगों से अंगीकार पूछ लेगा या फिर आप लोगों को एक शब्द दे देगा स्वीकृत और मान्यता, अगर इस प्रकार के शब्द आप लोगों को दे दे तो आप लोग याद रखिएगा, हम लोग बात करें भारतीय संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो आप लोगों को याद होगा 26 नवंबर, ये डेट आप लोगों को याद होना चाहिएगा। 26 नवंबर और 1949 को हम लोगों ने हमारे भारतीय संविधान को क्या कर लिया था दोस्तों, यहां पर स्वीकार कर लिया। और ये जो भारतीय संविधान था, जिसकी बनाने की पहली बैठक हम लोगों को 9 दिसंबर, डेट आप लोगों को याद होगी, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, जब हमें भारतीय संविधान के लिए यहाँ पर पहली बैठक देखने को मिली। कौन सी बैठक देखने को मिली? ये यहाँ पर भारतीय संविधान के लिए पहली बैठक देखने को मिलेगी। और यही भारतीय संविधान के लिए जब हमें 24 जनवरी, ये डेट याद होना चाहिएगा आप सभी को, 24 जनवरी 1900 जो ये आपकी 50 की तारीख है, 1950 को हमें संविधान की अंतिम बैठक, कौन सी बैठक देखने को मिलेगी? भारतीय संविधान के लिए हम लोगों को अंतिम बैठक देखने को मिलेगी। तो ये आप लोगों को खासकर याद होना चाहिएगा। सीधा प्रश्न, क्योंकि अक्सर सेना में ज्यादा फैक्ट वाले सवाल ज्यादातर आते हैं, तो 9 जनवरी 1946 को भारतीय संविधान के लिए हमें पहली बैठक देखने को मिली और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हमें भारतीय संविधान की देखने को मिलेगी। अब यहां से जो है ये 26 जनवरी की ये तारीख थी, 26 जनवरी और 1949 को, ये आप लोगों को स्पेशल रूप में यहां पर याद होना चाहिए, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1949 को हम लोगों ने भारतीय संविधान को यहां पर स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया, फिर एक समय का इंतजार किया गया 26 जनवरी, और 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने हमारा
भारतीय संविधान मुख्य रूप से क्या कर दिया दोस्तों, लागू कर दिया। तो ये भारतीय संविधान के बारे में मुख्य बातें आप लोगों को यहाँ पर समझी जा सकती है। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सवाल भी इसी प्रकार से था। तो 26 जनवरी 1900 जो हमें 49 सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद होना चाहिएगा। कल भी हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कशन किया था। संविधान के बारे में कई प्रकार की हम लोग बातें कर सकते हैं, लेकिन ये क्लास का समय ड्यूरेशन जो है 30 मिनट का रखा गया है, वरना क्लास इससे बहुत बड़ी हो जाती है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पर। और सवाल नंबर 3 जो मैंने आपको कहा है कि जिस तरीके से यहां पर आप लोगों को सवाल का लेवल और जैसे सवाल देखने को मिलेंगे, जब जून के फर्स्ट वीक में आप भारतीय सेना का रिटन एग्जाम में देने जाएंगे, तो इसी प्रकार के आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। ओवरऑल पेपर सिंपल नहीं रहेगा, लेकिन हाँ 15 सवाल जीके आएंगे, उसमें 5 सवाल ऐसे रहेंगे जो आपने बिल्कुल भी पढ़ के नहीं रखे होंगे। आप कितना ही अच्छा पढ़ लो, 5 सवाल तो होंगे। उसी सवाल में से एक सवाल, प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो वृद्धेश्वर मंदिर फर्स्ट ऑप्शन आपको भुवनेश्वर देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर के बाद रामेश्वरम देखने को मिलेगा, तंजावुर या मदुरई आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सवाल पूछेगा प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर, तो वृद्धेश्वर मंदिर आप लोगों को तंजावुर में देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? तंजावुर में देखने को मिलेगा। अब ये जो वृद्धेश्वर मंदिर हम लोगों को वृद्धेश्वर मंदिर जो हमें दक्षिण भारत का देखने को मिलेगा, कहां पर? तमिलनाडु में हमें देखने को मिलेगा। आपसे पूछेगा किस वंश के शासकों ने इसको किया था दोस्तों? तो चोल वंश के शासकों ने। कौन से? चोल वंश के शासकों ने इसको यहाँ पर जो तैयार किया था। उसमें भी अगर यदि एग्जामिनर राजा का नाम पूछ लेगा कि कौन से चोल शासक ने किया था, तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा राजराज प्रथम। कौन हो जाएगा? राज प्रथम ने इसको यहाँ पर बिल्डअप किया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। जब चोल वंश के बारे में यह है, अभी मदुरई में हम लोगों को मीनाक्षी मंदिर, कौन सा मंदिर देखने को मिलेगा? मीनाक्षी मंदिर हमें देखने को मिलेगा। और अगर एग्जामिनर इतना शातिर है और वो आप लोगों से पूछ लेगा मीनाक्षी मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव को। याद होना चाहिएगा आप सभी को, भगवान शिव को यहां पर समर्पित है। तो प्रश्न आप लोगों से बनाए जा सकते हैं और प्रश्न आप लोगों से बनेंगे ही, या आप लोग इस बात को याद रखिएगा। तंजावुर हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। तो ये अप्रोच हमें लगानी पड़ेगी जब हम लोग भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे, भूगोल के बारे में बात करेंगे, भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे, उसमें भी रिलेट होकर करंट अफेयर और आपके स्टैटिक जीके के सवाल हमें भारतीय सेना में देखने को मिलेंगे। तो याद रखिए, आप कहीं भी संस्था में, किसी भी संस्था में अगर आप ऑफलाइन तैयारी करते हैं या किसी ऑनलाइन एजुकेटर से आप पढ़ते हैं, तो याद रखिए अपना पूरा सिलेबस को अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। यदि आपका 50% भी सिलेबस हो गया है, तो इस प्रकार की जो मैं प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहा हूं, इनको डेली देखो, बार बार रिवीजन करो। इससे क्या होगा, बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग प्रैक्टिस सेट जो पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, तो बहुत बार यहीं से सवाल रिपीट हो जाते हैं, तो उसका भी आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 4 पर हम लोग बढ़ेंगे और सवाल नंबर 4 देखने को मिलेगा सन आपके 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट किसके समय काल में आया था? जब भारत में रोलेट एक्ट आया था दोस्तों, उस समय भारत में वाइसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड या आपका इरविन था, लॉर्ड हार्डिंग था, मिंटो द्वितीय था, या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय काल में भारत में दोस्तों रोलेट एक्ट आया था। क्या आया था दोस्तों? भारत में रोलेट एक्ट पेश किया। और आप सभी जानते हैं रोलेट एक्ट को बिना दलील, कौन सा दोस्तों? बिना दलील, बिना वकील वाला क्या कहा गया? इसे भारतीय लोगों ने इसे कानून कहा। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जब भारत में जलियांवाला बाग, कौन सा? जलियांवाला बाग, आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उस समय भी अगर आप लोगों से सवाल पूछ लेगा एग्जामिनर, या आप लोगों से एग्जामिनर सवाल पूछेगा जो भारत में जलियांवाला बाग हुआ था, उस समय भारत में वाइसराय कौन था? तो उस समय भारत में वाइसराय में लॉर्ड चेम्सफोर्ड देखने को मिलेगा। इतना आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में गांधी इरविन समझौता के बाद
बारे में बात करेंगे तो 1931 में हमें एक गांधी इरविन समझौता देखने को मिलेगा। गांधी इरविन हमें यहां पर समझौता देखने को मिला। मॉडर्न इंडिया में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और ये लॉर्ड हार्डिंग, और अगर ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होगा तो फिर इसी के समय काल में दिल्ली को राजधानी बनाया था। दिल्ली को क्या बनाया गया था? दिल्ली को यहाँ पर राजधानी बनाया गया था। अगर सवाल एग्जामिनर ने पूछा तो मैं आप सभी को बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने के बाद सवाल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 5 जो हमें देखने को मिलेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई? तो यहां पर सवाल पूछा गया पुरुष साक्षरता सर्वाधिक दर्ज की गई। 2011 की जो सेंसर हुई थी, 2011 की जो जनगणना हुई थी, अब आप देखिएगा 2011 की अगर बिहार पर जनगणना से अगर आप लोगों से सवाल पूछा गया तो पहले नंबर पर आप सभी जानते हैं केरल, साक्षरता में केरल ही पड़ेगा। दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों यहां पर मिजोरम। कौन देखने को मिलेगा? मिजोरम। और तीसरे नंबर पर आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा? यहाँ पर गोवा। कौन देखने को मिलेगा? गोवा। तो ये भारत के 3 सर्वाधिक साक्षरता वाले हम लोगों को राज्य देखने को मिलेगा। लगभग पूरे केरल की साक्षरता 94% के साथ हमें पहले नंबर पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर अब सवाल इस प्रकार से पूछा गया है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षर है, कि सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहां पर देखने को मिलेंगे, तो केरल में 96.11% जो है वो पुरुष साक्षरता में पहले पायदान पर है। यानी पहले नंबर पर पुरुष साक्षरता में आज भी केरल है। केरल का परसेंटेज या इतना भारतीय सेना में टफ नहीं पूछेगा। 96.11 ऐसा कॉम्पिटिटिव या रेलवे के एग्जाम में डिमांड होती है। लेकिन अब अगर महिला का पूछेगा तो महिला जो है सर्वाधिक साक्षर, महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता जो है हमें परसेंटेज कहां पर देखने को मिलेगा? तो ये आपकी मिजोरम में होगा। तो महिला साक्षरता का परसेंटेज आप लोगों को याद होना चाहिए मिजोरम में होगा। और पुरुष का साक्षरता का हो जाए कहां पर होगा? केरल में। लेकिन ओवरऑल साक्षरता होगा वो भी केरल में होगा। और यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश, अगर पूछा किसी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यदि एग्जामिनर बात करेगा तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश आप लोगों को लक्षद्वीप। क्या पूछेगा दोस्तों? तो लक्षद्वीप आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। तो ये सारी बात आप लोगों को याद होगी 2011 की जनगणना में। और अगर 2011 की जनगणना में टोटल भारत की यदि हम लोग यदि दोस्तों साक्षरता के बारे में बात करेंगे, 2011 में भारत की साक्षरता दोस्तों कितनी थी? तो 2011 में भारत की साक्षरता 74.04 हमें परसेंट भारत की साक्षरता देखने को मिलेगी। और अब यही साक्षरता अगर हम लोग 2001 की साक्षरता के बिहार पर ले जाएंगे तो 64.44 इतनी साक्षरता हमें 2011 में देखने को मिलेगी। तो इतना डाटा लेवल का नहीं पूछेगा, आप लोग याद रखना। केरल ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे। लेकिन मैंने जितना भी आप लोगों को ओवरऑल कंटेंट पढ़ाया है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। सवाल नंबर 6 पर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 6 हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? शोक कहने का मतलब है कि उस रिवर के कारण अधिकांश बंगाल में नुकसान होता है या बाढ़ जैसे हालात हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वो आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा गया है। तो बंगाल का शोक आप लोगों से सवाल पूछा है। तो आप सभी जानते हैं बंगाल का शोक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है आप लोगों की गंगा, दामोदर, यमुना या गोदावरी। तो दामोदर रिवर को, कौन सी रिवर को दोस्तों? दामोदर रिवर को। हालांकि हुगली रिवर यहां पर डालना चाहिए था। और अगर इसी बिहार पर यदि बिहार का शोक पूछेगा कि बिहार का जो शोक कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? तो ये आपकी कोसी नदी को। कौन सी नदी को दोस्तों? कोसी नदी को यहाँ पर कहा जाता है। दामोदर शोक और हुगली रिवर यहाँ पर एक ऑप्शन में रिलेट करके आना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग जाएंगे। चलिएगा सवाल नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 7 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, देखो सम्मिलित करना है प्रमुख झीलें आप लोगों से पूछी गई है। क्या लोनार झील महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी? बिल्कुल हमें लोनार झील महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। क्या चिल्का झील जो हमें उड़ीसा में देखने को मिलेगी? हाँ, चिल्का झील हमें भारत की सबसे बड़ी हमें
तटीय झील जो देखने को मिलेगी वो चिल्का लेक हमें देखने को मिलेगी। क्या हमें भीमताल उत्तराखंड देखने को मिलेगी? हाँ, भीमताल, या जिस किसी नाम के आगे पीछे आप लोगों को ताल नजर आ जाए तो वह दधिकांश झील आप लोगों को उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से नाग, जैसे शेष नाग हो जाए, वेरी नाग हो, या नाग हो जाए, या आपके अनंत नाग हो जाए, जिसके पीछे आप लोगों को नाग ज्यादातर देखने को मिलेगा, वैसी सारी लेक जम्मू कश्मीर से रिलेट होगी। और ताल यदि लिखा होगा आ जाए तो वो सारी चीजें आप लोगों को उत्तराखंड से देखने को मिलेगी। अब पुलिकट लेक जो है, क्या ये कर्नाटक में देखने को मिलेगी? नहीं। पुलिकट लेक कहां पर होगी दोस्तों? तो ये आप लोगों को आंध्र प्रदेश में, कहां पर देखने को मिलेगी? आंध्र प्रदेश में यहां पर देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब मैं इतना नहीं पढ़ा रहा हूं कि भाई साहब सारी झीलें कहां है, पढ़ा सकता हूं, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। सवाल नंबर 8 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 8 जो हमें देखने को मिलेगा, हार्नबिल त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा नागालैंड। ये फेमस त्योहार ही नागालैंड का है। और नागालैंड में कितने दिनों तक मनाते हैं? 10 दिनों तक। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, केरल का एक आप लोगों को याद होना चाहिए, केरल का जो हो जाएगा आप लोगों का ओणम, कौन सा हो जाएगा? ओणम, या आप लोगों को याद होना चाहिए ये कितने दिनों तक? तो ये भी 10 दिनों तक। ओणम भी कितने दिनों तक दोस्तों? तो 10 दिनों तक ओणम भी सेलिब्रेट किया जाता है। कर्नाटक में बहुत सारे हैं, जैसे ये मिजोरम का जो है ऑलरेडी आप लोगों को याद होगा कि मिजोरम में कौन कौन से सेलिब्रेट किए जाएंगे दोस्तों? तो दो आप तो देखो, एक तो आप लोगों का कौन सा सेलिब्रेट किया जाएगा? तो दो जवाब हो जाएगा, एक तो चाप चरकूट। तो चाप चरकूट कौन सा सेलिब्रेट किया जाएगा? चाप चरकूट। और एक मिजोरम का कौन सा दोस्तों? तो मीमकूट। कौन सा? मीमकूट। तो ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 9 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 9 हमें देखने को मिलेगा, भारत में जीडीपी की गणना किसके द्वारा की जाती है? अब ये आप लोगों को याद होना चाहिए, जीडीपी की गणना या भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है, ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ये आप लोगों को याद होगा। केंद्रीय योजना आयोग आप सभी जानेंगे कि 15 मार्च, ये कब मना था दोस्तों? तो 15 मार्च 1950 को हमें भारत में केंद्रीय योजना आयोग देखने को मिला। सरकार ने पुनः 1 जनवरी, ये तारीख याद होना चाहिए, 1 जनवरी और 2015 को इसका नाम भारत सरकार ने नीति आयोग कर दिया। क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। भारतीय सांख्यिकी संगठन 1951 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में देखने को मिलेगा। वित्त मंत्रालय, या नो डाउट आप लोगों को याद होगा। इसके बाद में रिजर्व बैंक या आरबीआई के ऊपर यदि हम लोग बात करेंगे तो काफी बातें हम लोग कर सकते हैं आरबीआई पर, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतना ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मैं कल प्रयास करूंगा, जो कल वाला जो सेक्शन होगा, कल हमारी क्लास होगी, अभी तक हम लोगों ने जो 6 से 7 क्लास पढ़ी, इनका अच्छे तरीके से हम लोग रिवीजन में चाहूंगा। एक बार रिवीजन हो जाएगा तो रिकॉल होने से बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, दिमाग में सारी चीजें आ जाएगी जो पिछले जो हम लोगों ने 6-7 दिन में पढ़े। तो कल आप मान के चलिएगा, कल एक प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस क्लास आप लोगों का ले लेंगे मैं। तो सवाल नंबर 10 पर जाएंगे, बेहद सरल सवाल है। दे दी हमें आजादी, खड़क बिना ताल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसे शख्सियत हमारे बीच में रहे महात्मा गांधी। आप सभी जानते हैं साबरमती आश्रम जो है कहां पर है? तो गुजरात में हम लोगों को साबरमती आश्रम यहां पर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 11 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 11 जो हमें देखने को मिलेगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ वो माउंट बेटन हुआ। कौन हुआ दोस्तों? माउंट बेटन हुआ। लेकिन अगर प्रथम भारतीय पूछ लेगा, तो अगर प्रथम भारतीय पूछ ले, अगर भारतीय सवाल पूछेगा तो भारतीय में सवाल क्या हो जाएगा? फिर जवाब हो जाएगा श्री राजगोपालाचार्य। अगर भारतीय अगर उसने शब्द लगाया तो राजगोपालाचार्य हो जाएगा। वैसे माउंट बेटन ही आप लोगों का सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिएगा। चलिएगा सवाल नंबर 12 पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद से जुड़ा हुआ पुरस्कार है? देख लेते टाइम कितना हुआ है। टाइम तो अभी बस 20 मिनट हुए भाई, यार 20 मिनट ही पढ़ाया हमने, बताओ 30 मिनट डेली पढ़ाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार खेलकूद से जुड़ा हुआ नहीं है? गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार आप सभी जानते हैं कि 1985 में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना होती है।
15 लाख रुपए की इसकी 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसमें कितने लाख रुपए? 15 लाख रुपए। और गुरु द्रोणाचार्य जो पुरस्कार एक किनको दिया जाता है? जो भी प्रशिक्षण देते हैं यानी कोच को यह पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार आप सभी जानेंगे कि 1961 में इसकी स्थापना होती है। और यह जो अर्जुन पुरस्कार है आप लोगों को याद होगा कि 15 लाख रुपए की राशि, कितने लाख रुपए? 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार 2025 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो पूछेगा 32 खिलाड़ियों को यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार नो डाउट ये सिनेमा से है। कौन से क्षेत्र से? सिनेमा से। तो यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार आप सभी जानते हैं कि ये जो है पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था और अब इसे मेजर ध्यानचंद के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है ऑस्कर पुरस्कार। ये सिनेमा से रिलेट करेगा, बाकी तीनों गेम से उससे ही है। तो आप लोगों को याद होगा। अगला जो पुरस्कार है मोहनजोदड़ो खुदाई किस रिवर पर है? तो मोहनजोदड़ो अगर आप लोगों से सवाल पूछा है तो आप लोग जानते हैं भली बात ही सिंधु नदी के तट पर जो है जो 1922 में आप सभी जानते हैं राखल दास बनर्जी को ने राखल दास जो बनर्जी हुए राखल दास बनर्जी ने क्या किया था दोस्तों? यहाँ पर इसी मोहनजोदड़ो की जो खुदाई का जो श्रेय दिया जाता है वो किनको दिया जाता है? ये राखल दास बनर्जी साहब को दिया जाता है। कौन सी रिवर पे तट पे किया था? सिंधु नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा शहर जो खोजा गया था वो हमें मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा सबसे बड़ा शहर की बात कर रहा हूं वो रिवर पे था सिंधु नदी पर, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ज्यादा पहचानते। इतनी डिप्थ में आज चर्चा नहीं करेंगे। सवाल नंबर 14 है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हमें 1856 में यह अधिनियम देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए। और ये सवाल जो है आपका होमवर्क में हड़प्पा खोजा गया था। तो ये हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था? तो है जो है ये सारी बातें आप लोगों को याद होना चाहिए। इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। आज मैंने उतना डिप्थ में नहीं पढ़ाने का प्रयास किया, आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन करें। लेकिन हाँ एक जरूरी बात, हम पार्थ एकेडमी में आप सभी जानते हैं कि आप सभी की संस्था पार्थ एकेडमी में ऑफलाइन सारी बैचेस हम लोगों ने ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिए। खासकर ये जो बैचेस है ये हमें भारतीय सेना के लिए जो है हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किए। तो अगर आपके कोई भी दोस्त जो लोग अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो क्योंकि देखो एक तो कंपटीशन बहुत बड़ा हुआ है और खासकर अगर टीचर के सामने स्टूडेंट बैठा हुआ तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। हम ही मिलकर आप लोगों को टीच करेंगे। तो अगर आप ऑफलाइन जो भी आपके छोटे या बड़े भाई भारतीय सेना में तैयारी करना चाहते हैं तो उनका पार्थ एकेडमी के देवास के ऑफलाइन सेंटर में स्वागत है। बैचेस स्टार्ट कर दी गई है, अभी सभी बैचों के एडमिशन चल रहे हैं, वो सभी एडमिशन ले सकते हैं। चलिएगा हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 31 के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, विजय पार्थ।